हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं DSR फॉर यू और मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका दीपेंद्र सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। बच्चों, आपने कक्षा 9वीं के हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत प्यार दिया, उसी की कड़ी में मैं कक्षा 10वीं के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड हैं वो लेकर के हाजिर हूँ। इस वीडियो को मैंने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है और ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि 50 वीडियो देखने से अच्छा इसे देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। तो बच्चों, हिंदी में सबसे पहले आपको पढ़ना है अपठित बोध। तो अपठित बोध में देखें आप, उसमें कैसा क्या रहता है। शीर्षक लिखने पे 1 अंक मिलते हैं, फिर उसमें 2 लघुत्तरीय प्रश्न मिलते हैं। प्रथम जो लघुत्तरीय रहता है वो 1 अंक का, द्वितीय रहता है 1 अंक का, सारांश लिखने पे 2 अंक दे दिए जाते हैं। ऐसे कुल मिला के 6 अंक रहते हैं। अच्छा, या फिर ऐसा आ जाएगा, शीर्षक लिख दो तो उसमें 2 अंक, लघुत्तरीय में 1 अंक और सारांश में 2 अंक या 5 नंबर ये हो गए। या तो 6 नंबर या तो 5 नंबर का ये गद्यांश पूछा जाता है। दूसरा आप देखें, यहाँ पे गद्यांश में दिखा रहा हूँ कि आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, आप हमेशा बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, बढ़िया मोबाइल जैसे दिखावों पर बहुत खर्च करते, मगर आप अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं इसका मूल्यांकन जरूरी है। यह शरीर अनमोल है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ये सारे सामान किस पर टांगेंगे। अतः स्वयं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है एवं स्वस्थ रहने में हमारे खान पान का सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ ये 3 प्रश्न बन रहे हैं। देखिए, इसमें गद्यांश का शीर्षक देना है, अनमोल क्या है, तो अनमोल क्या है हमारा शरीर, और गद्यांश का सारांश। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है और हल करना है। ऐसे एक प्रकार से यहाँ पे अब दूसरी चीज़ आ गई, पत्र लेखन। पत्र आपको मालूम होना चाहिए, पत्र लेखन तो ये कंपलसरी है। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश और ये पत्र लेखन। तो पत्र लेखन तो बेटा, पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक क्या होते हैं, जो उपचार के लिए, मतलब प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। अनौपचारिक क्या होते हैं, जो हमारे काम के लिए है ना। इस तरीके से आप औपचारिक अनौपचारिक में डिफरेंस देख सकते हैं। तो देखिए, औपचारिक पत्र लिखने का क्या है तरीका। सबसे पहले भेजने वाले का पता देना है, दिनांक लिखना है, संबोधन और अभिवादन लिखना है यहाँ पे कि सेवा में श्रीमान, जो कुछ भी। फिर विषय वस्तु लिखनी है। विषय वस्तु क्या, कि आपने ये पत्र किस संदर्भ में लिखा है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल वर्णन करना है। फिर किसने, मतलब कि किसके लिए लिखा है, ये सब पूरा आपको बतलाना है। और फिर लास्ट में वहाँ पे पता लिख देना है जिसके लिए हमने ये पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। देखें, एक प्रारूप आपके सामने यहाँ लिख करके आ रहा है। 5 नंबर मिलते हैं बेटा इसमें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये प्रारूप है, जैसे प्रति, श्रीमान, अब जो भी हो, कलेक्टर महोदय, प्राचार्य महोदय। फिर विषय लिखेंगे, लिखने पे हमें क्या लिखना है, विषय जो भी हमारा है। फिर विनम्र निवेदन है कि ये मेरी समस्या है, मुझे ये पूरा काम करना है, ये सब। और फिर लास्ट में धन्यवाद और प्रार्थी लिख देंगे। ये पूरे नंबर भी हैं इसमें। अब यहाँ पे एक और पत्र का देखें, जैसे आप अनौपचारिक पत्र है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, बड़ों के लिए जो भी शब्द लगाए जाते वो लिखेंगे। फिर संपूर्ण विषय वस्तु लिखने पे यहाँ 2 अंक हैं तो लिखेंगे, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, मेरी परीक्षा भी संपन्न हुई है, मैंने बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। ये जो भी आपका मैटर है वो लिख दीजिएगा। बाजू में यहाँ देखें आप, टॉप पे प्रेषक का पता लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सब पूरा लिखने में आपके पूरे नंबर दे दिए गए हैं, 2 अंक, 1 अंक। और फिर लास्ट में यहाँ देखें प्रेषक का नाम। अब देखिए, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ये नीचे लिखी हुई, इन गलतियों को भी आप देख लें। तो यहाँ बेसिकली कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। औपचारिक पत्र जो आप लिखते हैं, तो यदि मान लो प्राचार्य आपके यहाँ पे जेंट्स हो या लेडीज हो, या तो महिला प्रिंसिपल हैं या चाहे जेंट्स प्रिंसिपल, आपको सब जगह वहाँ पे प्राचार्य शब्द ही लिखना है, ठीक है ना। अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब लगाने का विशेष ध्यान रखें। कृपा और कृपया, कृपया और कृपा करें, कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना आपको कि जैसे आप क्या है कि कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कृपा अलग चीज़ है और कृपया अलग चीज़ है, इस पे ध्यान दें। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, अव्यवस्थित प्रारूप हो जाता है। और लास्ट में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, याद रखिए। जब भी आवेदन पत्र लिखें तो आप वहाँ पे अपना नाम ना लिखें, ठीक है। आगे देखेंगे, ये कुछ पत्रों के प्रारूप हैं। ये पत्र कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनकी आप तैयारी कर लीजिए। जिलाधीश महोदय को, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, ये तो कॉमन है। ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट हैं। ये पूरे प्रश्न आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट वाला है, गर्मियों की छुट्टी में ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण का वर्णन करते हुए पत्र। तो इतने पत्र आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे
आगे बारी आती है निबंध की। तो ये देखिए, विद्यार्थी जीवन में आपको इन 7 पॉइंटों पर निबंध लिखना है। अगर समाचार पत्रों का महत्व आ जाता है तो आपको इस तरीके से समाचार पत्रों का महत्व बतलाना है। पर्यावरण प्रदूषण यदि आ जाएगा तो सबसे पहले प्रस्तावना, वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण, प्रदूषण का घातक प्रभाव, पर्यावरण शुद्धि, उपसंहार। ये मतलब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हर निबंध में कम से कम बच्चे आपको 6 से 7 पॉइंट जरूर लिखने हैं। विज्ञान के चमत्कार, ये तो बहुत कॉमन निबंध है, ये लगभग पूछा ही जाता है। तो इसमें भी देख लीजिए पूरे आपके पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए पॉइंट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट, एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट प्रस्तावना और अंतिम पॉइंट उपसंहार। क्या है? पहला पॉइंट प्रस्तावना और अंतिम पॉइंट उपसंहार। ये लिखना आप बिल्कुल भी, मतलब इसको आपको लिखना ही लिखना है बेटा, ये मत भूल जाना, अदरवाइज़ आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैंने डाले हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, वो भी काम के हैं। मैं समय समय पर वीडियोस देता रहता हूं, तो आप इनको पढ़ लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नई शिक्षा पद्धति जो आई है उसके हिसाब से ये पूरा मैंने सिलेबस डिजाइन करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। अब देख ले यहाँ पे, जैसे राष्ट्रीय पर्व तो याद रखें, फिर से वही प्रस्तावना उपसंहार, तो इन पे आप फोकस कर लें। अब यहाँ पे देखिए कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ये देखिए आवेदन पत्र के लिए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न वाले पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में निकालते जाऊँगा आपके लिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न तीसरा क्या है? किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, विज्ञान, अभिशाप, विद्यार्थी जीवन। तो इनकी मैंने स्क्रिप्ट आपको दे दी है। एक और चीज़ आती है रूपरेखा लिखने के लिए। तो ये हैं 4-5 पॉइंट, इनके बारे में रूपरेखा आपको बतलानी है कि रूपरेखा क्या बनानी है, उनको बना सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे। अब आ गया जी व्याकरण खंड। तो इसमें जो प्रमुख विधाएं हैं देख सकते हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना। यहाँ पे गौड़ विधाएं कौन कौन सी हैं? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, रिपोर्टाज और साक्षात्कार। तो इसमें आपको अच्छे से इस पर स्टडी करनी है। यहाँ पे देखें निबंध की परिभाषा। तो निबंध क्या होती है बेटा? निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक अपने विचारों, भावों और अनुभवों को व्यक्त कर देता है। ठीक है। निबंध कितने 4 प्रकार के होते हैं? कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। कथात्मक मतलब कथा के ऊपर आधारित। अब यहाँ पे देखिए 2 निबंधकारों के नाम बतलाने हैं और उनकी रचनाएं बतलानी हैं। तो यहाँ पे 2 निबंधकार हम दे देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। अब यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नाटक, कहानी, उपन्यास और एकांकी के तत्व। या तो नाटक के तत्व आ जाएंगे, या उपन्यास के तत्व, या तो कहानी के तत्व, या एकांकी के तत्व। तो इन सारे प्रश्नों को याद करने का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। कौन सा है? वो सूत्र ये लिखा हुआ है, कपास दे भाव। क्या है? कपास दे भाव। अब ये कपास दे भाव क्या है? देखें, नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, कुछ भी हो, यदि ये चारों में से कुछ भी पूछ लिया गया, आपको ये कॉमन प्रश्न आ सकता है कि इनके तत्वों के नाम बताने हैं आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या बता देना है? ये सूत्र याद कर लीजिए, कपास दे भाव। यहाँ पे का जो है, का मतलब है कथानक, पा का मतलब है पात्र परिचय, सा का मतलब है संवाद या कथोपकथन भी कह देते हैं। तो ये हो गया कपास, क्या? कथानक, पात्र परिचय, संवाद। अब आया दे। तो दे का अर्थ होता है देश काल या वातावरण, देश काल व वातावरण। तो कपास दे हो गया यहाँ पे। अब भा मतलब हो जाता है भाषा शैली। भा मतलब क्या हो गया? भाषा शैली। और ऊ लास्ट में क्या हो जाएगा? तो कपास दे भाव पूरा बन रहा है ना। तो का से कथानक, पा से पात्र परिचय, सा से संवाद, देश काल वातावरण, भा से भाषा शैली और ऊ से हो गया उद्देश्य। इस सूत्र की मदद से आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब बेटा आगे देखेंगे हम, ये देख रहे हैं आपको रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज जो है बेटा वो रिपोर्ट शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरी परिभाषा दे दी गई है मैंने। अब एक शब्द में उत्तर है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का किससे संबंध है? तो रिपोर्टाज से। आलोचना में किसकी गुण उद्देश्यों की परख की जाती है? रचना की। आलोचना किसकी होती है? रचना की। फिर किसी विशेष स्थल का जो वर्णन होता है वो यात्राव्रत होता है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? तो आधुनिक काल से। हिंदी कथा साहित्य के सम्राट कौन है बेटा? तो मुंशी प्रेमचंद्र। ये नाम बिल्कुल कॉमन याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप ग्रामर पोर्शन में हमेशा रेडी करके रखें।
नया जो पैटर्न आया है, नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत इस पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे पढ़ लीजिएगा आप इन सबको, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके आगे हम देखेंगे कहानी उपन्यास में अंतर। तो कहानी हमेशा आप देखना छोटी सी कहानी होती है कि एक छोटी सी कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक था राजा एक थी रानी, एक राजा रानी की कहानी सुनाएंगे तो कोई एक घटना बताई जाएगी। उपन्यास में बहुत सारी घटना हो जाती हैं। अब एक था राजा एक थी रानी, दो लोग पात्र थे, तो कहानी में कम पात्र होंगे, उपन्यास में अधिक पात्र होंगे। फिर अब यहाँ पे एक आध नाम बता दो। तो परीक्षा कहानी किसकी? प्रेमचंद्र की है। और गबन और गोदान दो उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। इजीली आप कहानी उपन्यास में अंतर तैयार कर सकते हैं। अब एकांकी और नाटक, एक अंक जिसमें एक अंक हो वो एकांकी, और नाटक में अनेक अंक। कथा वस्तु संक्षिप्त, इसकी विस्तृत, इसमें पात्रों की संख्या कम और पात्रों की संख्या नाटक में अधिक होती। नाटक देखो कितने लंबे लंबे चलते, टीवी में आप देखते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एकांकी नाटक आप इस तरीके से बहुत ईजिली ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अपन को कुछ सत्य बतलाने हैं। कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है। सही है कि गलत? हाँ सही है भैया। स्टोरी सुनाते ना कहानी में, तो वही तो बतलाते पूरी की एक बार की बात है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस तरीके से। फिर है उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता, मतलब कि ज़्यादा डीपली नहीं बताते, तो भैया ये गलत है, बहुत डीपली ले जाते हैं। फिर एक अंक वाला क्या? एकांकी, ये पूरे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, सही विकल्प दे दिए हैं। एकांकी में कितने अंक होते? एक अंक होते हैं। ये सारे हैं, स्पीड में निकालते जा रहा, वीडियो ज़्यादा बड़ा वैसे ही हो गया, तो और ज़्यादा ना खींचे इसलिए। अब यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति वाला देख लीजिएगा आप। अब आई जीवनी और आत्मकथा। जीवनी जो खुद के जीवन से, तो जीवनी कौन लिखेगा? मेरे मन की बात में कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा, तो मैं खुद लिखूंगा, तो याद रखना। और आत्मकथा है, आत्मकथा में क्या हो जाएगा? आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है। मेरी जीवनी कोई और बताएगा और अपनी आत्मकथा मैं खुद लिखूंगा। तो जीवनी हमेशा महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, किसी महापुरुष जैसे महात्मा गांधी जी, और आत्मकथा लेखक जो रहता है उसके स्वयं के जीवन पे। जीवनी में सत्य घटनाएं घटित होती हैं, आत्मकथा में कुछ अपन मन की भी बता सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा शायद, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, तटस्थ मतलब कि बिल्कुल डीपली स्टडी करके वो लिखता है, और आत्मकथा में एक अनुमान लगा लेते हैं। जीवनी प्रेरणादायक होती, फिर हम फॉलो करते हैं जीवनी पढ़ के, और आत्मकथा में प्रेरणा प्राप्त इसमें हो जाती है। ठीक है बेटा। अब शैलियों के प्रकार, तो शैलियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और कथात्मक। कितनी शैली हैं? कुल 4 शैली हैं, भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और कथात्मक। अब इन्हीं शैली के आधार पे हमें जीवन परिचय तैयार करने हैं। ठीक है। कभी भी आप लेखक परिचय तैयार कर रहे हैं तो याद रखिए सबसे पहले उस लेखक का जन्म स्थान यदि हो सके संभव तो वो तैयार कर लें। रचनाएं पढ़ लीजिए, उनकी कोई 2-3 रचनाएं तैयार कर लीजिए। भाषा देखिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन से यूज़। तो अब नॉर्मल आपको लिख देना कि इनकी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग, तत्सम तत्वों की प्रधानता, रसों का समावेश, ये नॉर्मल सा है, हर जगह मिल जाता है बच्चों, है ना। फिर शैली लिखी है भावात्मक शैली, तो जब लिख रहा है लेखक तो उसके भाव तो बनेंगे, तो यहाँ पे हम भावात्मक शैली का प्रयोग कर दें। विवरणात्मक विवरण भी कर देते हैं, और विचारात्मक मतलब कि अपने अपने विचार वो लेखक प्रस्तुत करता। फिर साहित्य में स्थान, बच्चों साहित्य में स्थान लिखना बहुत ईजी है। हर बार देखो, एक तो लेखक है, और लेखक ऐसे वैसे इंसान तो होते नहीं हैं जिनकी पुस्तक में रचना आई। अच्छे लोग होंगे तो लिख दो कि इनका हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है, इन्हें भाषा इनका साहित्य में विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, ईजिली आप कर सकते हैं। अगला देखें, अब हमें आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ परिचय दिखा रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी 2 रचनाएं लिख दी। फिर भाषा, ये भाषा लिख दो, वो आगे खड़ी बोली जैसी मैंने बताई थी, और मुहावरों का प्रयोग, अलंकार, रसों का प्रयोग। फिर शैली लिख दिए कि इसमें इन्हें इतनी शैली का प्रयोग किया, और लास्ट में साहित्य में स्थान। तो द्विवेदी जी का शुक्लोत्तर युग निबंधकारों में स्थान सर्वोपरि, वही तो बोल रहे कि आपको क्या लिखना ना, स्थान सर्वोपरि है, उच्च स्थान प्राप्त है। ये सब बिल्कुल कॉमन सी ट्रिक है, ये आप हमेशा फॉलो करते चलें, इससे आपको नंबर कहीं नहीं कटेंगे। अब आई राम लक्ष्मणपुरी जी का जीवन परिचय है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये भी सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कुछ
यहाँ पे जो प्रमुख आपकी बुक्स में गद्यांश हैं इनके शॉर्ट फॉर्म बस स्पीड मैंने दे दी, जैसे मानव शरीर से स्टार्ट होगा और घोषणा की, तो आप ये ढूंढ लीजिएगा। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने छोटा कर दिया है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रिक्त स्थान की पूर्ति है। परंपरा बराम आधुनिकता क्या है? निबंध की संस्मरण, ये है निबंध। ये पूरे खाली स्थान यहाँ दे दिए हैं रिक्त स्थान मैंने, और लास्ट में यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। 9वां नंबर है किसान के हाथ पैर खाली स्थान को कहा गया किसके? वो बैल को कि कुत्ता को? तो ये बैल को कहा गया। बैल की बिक्री कहानी का केंद्रीय पात्र कौन था? मोहन, सोहन, शिबू, शंकर। ढूंढ लीजिएगा, अच्छे हैं प्रश्न, मिल जाएंगे आपको उत्तर। फिर ये पूरे हैं देखिए आप 10वें नंबर तक, अभी जो वहाँ पे उस पेज में आए थे, तो ये सारे प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर भी यहाँ पे लास्ट में दे दिए हैं। बच्चों ये मैंने जो वीडियो बनाया है थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, मगर आप दूसरे 10-20 वीडियो देखने की बजाय इस वीडियो के लिए आपने पूरा ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपके वैसे भी मेहनत आपकी बच गई। आप अलग अलग वीडियो देख के बोर हो जाते होंगे, कहीं कुछ। ये मैंने एक ब्रह्मास्त्र बनाया है, इसको आप तैयार कर लीजिए, सब आपका सही हो जाएगा। और इतने आप ज़रूर पढ़ लें। फिर से मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, नई शिक्षा नीति में इस बात पे विशेष जोर दिया गया है कि आपसे बनता कितना है। यदि आप रटे रटाए क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो इस पे आपके अंक कट सकते हैं। तो बच्चों आपको रटंत विद्या पे नहीं जाना है, आपको मेहनत करनी है और कुछ स्पेशल, कुछ हट करके अपनी भाव व्यंजना को दिखलाना है ना। तो आपको इस पे बच्चों फोकस कीजिए। आगे देखेंगे हम, ये है सत्य। सत्य है, मानव को मानव किसने बनाया? गुलाब ने। सत्य है कि असत्य? जी हाँ, ये सत्य है। फिर एक शब्द में उत्तर देखेंगे हम कि कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है? किस नाम से जानता है? आपके उत्तर आपको बताना है। ये हैं महर्षि वेदव्यास। फिर जैसे कि आपका 9वां है महाजन का क्या नाम था? ये सारे उत्तर आपको यहाँ आगे मिलते जाएंगे, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरे प्रश्न उत्तर हैं। तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं ये लिखी है। कलम आग उगलती थी, क्रांति उत्पन्न कर देती थी। महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं? 6वां प्रश्न, तो ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने वेदों की रचयिता की और महाभारत महाग्रंथ के प्रणेता थे, ठीक है ना। फिर परंपरा क्या होती है? तो एक से दूसरे को जोड़ने वाला जो क्रम है वही परंपराएं होती हैं। हम अपने माँ बाप के संस्कार लेकर के चलते हैं, वही अपने बच्चों को देते हैं, तो इसी तरीके से ये परंपरा बन जाती है, ठीक है। पूरे प्रश्न हैं, उत्तर भी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। स्पीड में मैं निकालते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं निकालते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ 29वां प्रश्न, पुरुषोत्तम की दृष्टि में सबसे बड़ा पातक क्या है? तो क्या है सबसे बड़ा पाप? विश्वासघात करना। फिर 32वां, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? तो महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। 35वां है, दीवान सुजान सिंह ने अपने उत्तराधिकारी का चयन किस प्रकार किया? तो दीवान सुजान सिंह ने कैसे किया था? उसमें कर्तव्य बोध, साहस, आत्मबल, ये सारे गुण देखे। तो ये बच्चा पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको ईजिली ढंग से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते, रट सकते हैं। नई शिक्षा नीति से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बना के मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए हैं बच्चों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब तैयार कर लीजिए। क्लास 10th के जो आपके एग्ज़ाम हैं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लिया, सारे के सारे पढ़ लिए, तो आपको अच्छे अंक दिलाने की मेरी 101% गारंटी है। बट बच्चों मैं फिर से बोल दूं कि कृपया अपने विवेक अनुसार, यदि आप एक एवरेजन पढ़ाई चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, और यदि कुछ स्पेशल चाहते हैं तो और भी कुछ इसके अलावा ही पढ़ लें। अब यहाँ पे मैंने एक प्रश्न पत्र का पैटर्न आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि अभी वैसे भी लॉकडाउन के चलते स्कूल्स बंद हैं, तो अब आपके लिए यहाँ प्रश्न पत्र मैंने एक ईज़िली प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रश्न पत्र को आप आधार बना करके अपने एग्ज़ाम का मतलब अपना खुद का विश्लेषण कर सकते हैं कि आपसे कितना बन रहा, क्या नहीं बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये तैयारी आप कर लीजिएगा। ये पूरा आता जा रहा 6वां प्रश्न है, प्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रेमचंद्र अथवा प्रेमचंद्र का साहित्यिक परिचय, वही जीवन परिचय आ गए हैं, तो इनको मैंने पूरा समझा दिया है कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, कैसे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। स्पीड में निकालते जा रहा हूँ।
अब इसके बाद बच्चों ये देखिए, ये आ गए कुछ हिंदी साहित्य का विकास क्रम है। रीतिकाल, आधुनिक काल क्या होता, कब से कब तक ये पूरा है। रीतिकाल में क्या रीति रिवाजों पे जहाँ पे ध्यान दिया गया वो रीतिकाल था, ठीक है। ये यहाँ पे इसके प्रमुख कवि थे बिहारी, यहाँ पे इनकी विशेषताएं लिखी हैं। किस चीज़ को फोकस करते थे रीतिकाल में, तो सांसारिक सुख मतलब रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता होती थी। इसके प्रमुख कवि कौन कौन थे, केशवदास, सेनापति, बिहारी, घनानंद, उनकी रचनाएं सामने लिखी हुई हैं। तो रीतिकाल का समय क्या था, प्रश्न बने तो सबसे ऊपर आपने देखा था रीतिकाल की परिभाषा, वो भी अभी आपके निकल गई है। रीतिकाल के 2 कवि और उनकी रचनाएं तो ये सामने ही लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हिंदी साहित्य को कैसे बांटा गया है, तो आधुनिक काल को कितने 4 भागों में, भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये पूरा आ गया। फिर यहाँ इसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक चार्ट के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है, आप इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा दिखा रहे हैं, जैसे 1920 से 1936 छायावाद युग है, इसमें किस चीज़ पे फोकस किया, तो व्यक्तिवादी प्रधानता, श्रृंगार की भावना, प्रकृति चित्रण, सौंदर्य, अनुभूति, अज्ञान, सत्ता से प्रेम। और बाजू में देखें आप, ये प्रमुख उनके उस काल के कवियों के नाम हैं, ठीक है। अभी अपन पद्यखंड पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे 1950 से नई कविता आई थी, तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, ये सब पूरा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आ सकते हैं इस पद्यखंड से, ये स्पीड में आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर यह भाव पक्ष में किसकी प्रधानता रहती है, तो रस की। भाव पक्ष में निहित बिंदु कौन कौन से हैं, ये पूरा लिखा हुआ है ना। 5वां प्रश्न, साहित्य में स्थान से क्या आशय है, तो सभी कवि हमारे लिए आदरणीय हैं, अतः सभी का स्थान साहित्य जगत में सर्वोपरि है, ये प्रश्न। अब यहाँ पर कुछ विशेष टिप देखें, इन प्रश्नों के उत्तर से वे कवि परिचय लिखने में भ्रमित नहीं होंगे। प्रारूप को लिखने का अभ्यास छात्रों से अवश्य करवाएं। कवि परिचय का प्रारूप निम्नानुसार है। अब आपको कवि परिचय कैसे लिखना है इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो बच्चों कवि परिचय में ये देखिए, कवि परिचय जो आता है कैसे लिखना है, सबसे पहले 2 रचनाएं, भाव पक्ष के 1 अंक हैं, कला पक्ष के 1 अंक है और साहित्य में स्थान। तो वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आप बिल्कुल इसको फोकस करें और लिख दें। यहाँ देखिए कुछ कवियों के परिचय में बतला रहा हूँ, जैसे सूरदास जी का रचनाएं लिख दिए, भाव पक्ष लिख दिए, कला पक्ष लिख दिए, साहित्य में स्थान दिए। साहित्य में स्थान में विशिष्ट स्थान फिर से फोकस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ लें अच्छे से, ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। भाव पक्ष क्या था, तुलसीदास क्या थे, भक्ति से ओतप्रोत भक्त शिरोमणि तुलसीदास उच्च कोटि के कवि थे, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे कला पक्ष बता दिए, इनमें कला पक्ष में इनका क्या योग कैसा रहा है हिसाब किताब। फिर साहित्य में स्थान, तो तुलसीदास भारतीय संस्कृति के सामाजिक मूल्यों के कुशल चितेरे थे, इनका भी साहित्य में अनुपम स्थान। ये तो बिल्कुल फिक्स है, विशिष्ट स्थान, अनुपम स्थान, महान स्थान, ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है। स्पीड में अब देखिए कुछ बिहारी के हैं, जयशंकर प्रसाद। देखिए बच्चों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए काफ़ी बड़ा वैसे ही हो गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको तैयार कर लीजिएगा, आपकी बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके आइडिया आपको दे दिए हैं, स्पीड में निकलते जा रहे हैं। अब ये कुछ पद्य हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ पद्य मैंने दिए हैं यहाँ 6-7 तो इन आपको इन 6-7 पद्यों को आप तैयार कर लीजिएगा। ये बीतीता ही बेसाल दे आएंगे किसले, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। पद्य में आपको उत्तर कैसे लिखना है इसका प्रारूप आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए कबहू माँ, सबसे पहले संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें, फिर उसकी हमें व्याख्या करनी है ना। प्रस्तुत पद्य खंड यहाँ से लिया गया है, यहाँ इसके रचयिता ये हैं, ये लिखते हैं हम संदर्भ में। फिर प्रसंग लिखते हैं कि किस चीज़ पे बेस्ड है ये हमारा प्रसंग, वो आपको दिखाना है। फिर उसका पूरे पद्य का अनुवाद कर दो, वो हो जाता है व्याख्या में। और फिर इसमें कुछ प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं, तो उन प्रश्न उत्तरों को भी हमें दे देना है आंसर हल करके, या फिर विशेष में कुछ टिप्पणी आपको डाल देनी है। इस तरीके से पद्य खंड को आप इजीली हल कर सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे देखें कुछ प्रश्न उत्तर आए हैं। सही विकल्प, मीराबाई ने कौन सा धन पाया था, राम रतन धन पाया था। रसखान किसके, कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि थे। सखी दशरथ के द्वार पर जाती है। गोपाल की कुंडलों की आकृति कैसी है, मकर जैसी। कवि गिरधर अपनी रचनाओं में क्या लिखी हैं, कुंडलियाँ। बनों और बागों में क्या है, बसंत फैली हुई है। कुब्जा किसकी राशि थी, कंस की। श्रद्धा महाकाव्य किसने लिखा, कामायनी ने। साधु से उसकी जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। किसको नहीं सताना चाहिए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय बिना श्वास की। समझ रहे हैं, आपको मालूम है पूरा। फिर सूर्य ने ब्रजपदों की भाषा है, ये पूरा लिखा हुआ है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है।
इनको आप तैयार कर लीजिए, सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों। फिर यहाँ पे सत्य सत्य है, रिक्त स्थान है, स्पीड में मैं निकालते जा रहा हूँ। और मैं फिर से बता दूँ, जितना जो कुछ भी है सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने उत्तर सहित यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। 50 वीडियो देखने की बजाय ये अकेला वीडियो आपकी उन 50 वीडियो की कमी को पूरा कर दीजिएगा। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा और आप किस पैटर्न पे और वीडियो मेरे चाहते हैं, ताकि उस पैटर्न पे मैं आपके लिए वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। ये देखिए सही जोड़ी हैं, इस साइड ए कॉलम है, उस साइड बी कॉलम है। यहाँ उत्तर भी पूरे हैं। जो भारतीय हिंदी युग के प्रमुख कवि कौन थे, तो आपके उत्तर नीचे देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आप इनको पूरा बनाना है और आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, आगे ये कुछ प्रश्न उत्तर आ गए, इनको भी आप देख लीजिएगा। देखिए प्रश्नोत्तर है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करूं, इसमें आपको याद करने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का जो डोज मिल रहा है बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा डोज मिल जा रहा है। ये एक वीडियो मैंने ऐसा बनाया है, इसलिए ये बड़ा बन गया है थोड़ा सा, कि ये वीडियो अकेला ही पूरी ऑनलाइन पढ़ाई कवर कर देगा। पूरी क्लास टेंथ की जो हिंदी है, पूरी हिंदी इस एक वीडियो में मैंने पूरी की पूरी ऐड कर दी है बच्चों। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। ये पूरे हैं महाकाव्य, खंड काव्य, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, महाकाव्य, महान काव्य, खंड काव्य, छोटा काव्य होता है, खंडों से मिलकर बनता है, वो खंड काव्य है। ये प्रश्न उत्तर चलते जा रहे हैं स्पीड में, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा बच्चों। क्लास 9th का जो मैंने वीडियो डाला था हिंदी का, वो आप सबने पसंद किया, इसलिए मैं 10th के भी लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, सेवक जी के पुत्र का क्या नाम था, संभाजी। श्रद्धा का गायन किस स्वर में, भ्रामरी या मधुकरी स्वर की तरह था। ठीक है, आक्रोश में आकर मजदूरों ने क्या किया, सूरज को निगल लिया। ठीक है, एक कल्पना करी है कवि ने। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर, ये फिर यहाँ पे दूसरा एक पेपर का पैटर्न। फर्स्ट पेपर आप समझ लीजिए आपके क्वार्टरली एग्जाम था, सेकेंड पेपर ये दिया, ये हाफ ईयरली का पैटर्न दे दिया है। आप जो भी मान के हल करें, पढ़ें, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको जैसा उचित लगे, बस हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जैसा कि मैं वीडियो में कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बच्चों, ये पूरा आपके सामने प्रस्तुत है, इसको आप देख लीजिए। पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, खालिस्तान आ गए जी। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता कौन है, नर्मदा की सोन। आप बताइए, आपको यहाँ पे खुद उत्तर ढूंढने हैं। कुछ मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये प्रश्न पत्र है, पिछले जो पेज निकाले गए उनमें उत्तर थे, यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र है, तो आपको इनको ढूंढ के लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरे हैं ऑब्जेक्टिव्स। निवेदिता के आदर्श कौन थे, विवेकानंद, रामानंद, दयानंद या राजा राम मोहन राय कौन थे। आप पुराने पेज को देखिए, वहाँ जा कर के बैक हो करके और इनके उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्न उत्तर तैयार कर लीजिएगा बच्चों। नई शिक्षा नीति के हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया है और ये सब के सब आपके बहुत काम के हैं। अब बच्चों आगे देखेंगे, ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करते जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो वैसे ही बन गया है। पढ़ लीजिएगा, ये पूरा है। विशैलिता लाभ के नज़दीक युधिष्ठिर ने क्या देखा, कि चारों भाइयों को मृत अवस्था में देखा था। दीपक ने किसको नमन किया और क्यों, तो अपनी माँ और मातृभूमि को। समझ रहे ना आप, पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, सारे काम के हैं। ये पूरे प्रश्नोत्तर स्पीड में निकलते जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र है ये मेरा वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस का एकमात्र सार। अब आ गई संधि समास। तो संधि क्या होती है, दो स्वरों के मेल से जो बनती है वो संधि होती है, और दो वर्णों के मेल से बनती है समास। इसके बाद यहाँ पे हम संधि के प्रकार देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण संधि। ठीक है, ये पूरा है बच्चों। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया है, बहुत जल्द मैं आपके लिए संधि का वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्द। उसमें इतने अच्छे तरीके से आपके लिए संधि समास प्रस्तुत करूँगा कि आपको एक बार में आपको पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न उत्तर दे दिए हैं मैंने। संधि समास इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि बेटा संधि समास अपने आप में एक बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है। उसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए। चूँकि इस वीडियो में ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, यदि इसमें मैंने 15 मिनट लगा दिए तो आप भी बोलोगे कि यार 1 घंटे का वीडियो बना दी, 1-1.5 घंटे, बोर हो जाओगी। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा समय नहीं लिया है।
अब इसके आगे देखेंगे हम, ये समास आ गए। तो मैंने आपको पहले बताया 2 वर्णों, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, समास से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, छोटा सा वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। पूरा समास का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक रफली आइडिया दे दिया हूँ। मैं फिर से बोल दूँ आपसे कि संधि और समास के लिए मैं बहुत जल्दी, जो आपका हिंदी ग्रामर का जो व्याकरण खंड है उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है। देखिए संधि समास में अंतर क्या है क्या नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपकी रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने, 3 प्रकार के, साधारण, मिश्रित और संयुक्त। साधारण मतलब नॉर्मल वाक्य, मिश्रित मतलब मिक्स है, और संयुक्त मतलब और भी मिले हुए। देखें आप, निषेधवाचक जिसमें नहीं का बोध है वो निषेधवाचक, प्रश्नवाचक जहाँ पे क्या, क्यों, कैसे ये रहते हैं, विस्मयादि वाचक वाक्य क्या होते हैं, अरे, संदेहवाचक शायद, जहाँ पे डाउट हो जाए, आज्ञावाचक तुम ये करो, पानी लाओ, उधर बैठो, वहाँ मत जाओ, संकेतवाचक जहाँ पे हम इशारा कर रहे हो, इच्छावाचक काश ऐसा हो जाता, वो मेरे यहाँ आ जाता, काश, ये शब्द लगे हों तो ये नॉर्मल है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न पत्र फिर से मैंने यहाँ पे छोटा सा आपके लिए प्रस्तुत किया है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। संधि समास सारा यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। मैं बच्चों फिर से बोलूँगा, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। ये एक प्रश्न पत्र फिर आपके सामने, तीसरा प्रश्न पत्र है जो आपका समझ लो प्री बोर्ड बन गया, ठीक है बच्चों। 3 ये प्रश्न पत्र आप रेडी कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट ब्रह्मास्त्र मैंने इसको नाम दिया हुआ है, ये ऐसे ही ब्रह्मास्त्र नहीं कहा, इसको आप पढ़ लीजिए। 50 वीडियो आप देखें, उससे अच्छा आप इस वीडियो को देख लें पूरा मन लगा के, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काम का है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों प्रयोग करना, 9 2 11 होना, आँखों का तारा, अंधे की लाठी, गौरव पुस्तक पढ़ता, ये कैसा वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, ये सब आपको बनाने हैं इसको, ठीक है। अगला वीडियो जो है वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा कैसे क्या करना है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर, दृश्य जिसको देख के आनंद आ जाए, श्रव्य जिसे सुन करके आनंद आ जाए। देखिए काव्य है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य के इतने खंड हैं, मुक्तक काव्य के इतने खंड हैं। अब महाकाव्य आपको मैंने अभी बता दिया, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। मैं फिर से बोलूँ, ग्रामर पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ये तो मैंने आपको एक आइडिया के लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए हैं, इसको आप देख लीजिए। अब आई रस की बारी। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने, देखने से हमें यदि श्रोता के मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, श्रृंगाक, वीरो, भव्य, अशावा, मैंने एक सूत्र बनाया था, श्रृंगार रस, हास रस, वीर रस, रौद्र रस, ये पूरा ये मैं बता दूँ आपको। मैंने अभी आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। बच्चे पूरे प्रश्न आप नोट कर लीजिए, सारे के सारे काम के हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैंने पूरा डीपली डिस्क्रिप्शन दे दिया है। देखें आप, वियोग श्रृंगार का उदाहरण भी दिया है मैंने, करुण रस का उदाहरण दिया है, परिभाषा लिखी, वीर रस भी मैंने आपको बताया क्या है, उसका उदाहरण दे दिया है। अलंकार, अलंकार मतलब गहना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य अलंकार पढ़ना, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। अतिशयोक्ति जहाँ बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार। अन्योक्ति मतलब जिसमें प्रस्तुत को छोड़ करके अप्रस्तुत का बोध हो। अन्योक्ति जो है उसे छोड़ करके जो नहीं है उसकी बात कर दें। फिर वक्रोक्ति। तो बच्चों मैं फिर से कहता हूँ, मैं ग्रामर पे बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरे आपके ग्रामर डाउट क्लियर कर दूंगा। 9 to 12 सारी क्लास के लिए वो वीडियो बनाऊंगा मैं, एक कॉमन वीडियो रहेगा जो आपकी हिंदी ग्रामर के डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो बच्चों इनको आप पढ़ लीजिएगा। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन में। हालाँकि वीडियो अभी चल रहा है और चलते चलते ही यूं ही ये वीडियो हमारा एंड हो जाएगा। यहाँ पे पूरा आप देख लीजिएगा, छंद, रोला, मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिए हैं। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ब्रह्मास्त्र नाम है इसका, इस वीडियो का। और ये ब्रह्मास्त्र वाला मैं ग्रामेटिकल पोर्शन भी प्रस्तुत करूँगा। बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा,
ताकि मुझे आने बनाने का भी कुछ प्रोत्साहन मिल सके, मैं भी कुछ आपके लिए नए प्रकार के वीडियो डिजाइन कर सकूँ। ये एक प्रश्न पत्र है लास्ट में, इस पूरे प्रश्न पत्र को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों। फिर से मैं बोलूँगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने कुछ अगली वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर से जुड़ा बहुत ही अच्छा नॉलेज यहाँ प्रदान करूँगा। आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सर दीपेंद्र सर को विदा दीजिए। नमस्ते।